नमस्कार। चलिए एक मंजर सोचते हैं। डूबता हुआ सूरज, समंदर की चमचमाती लहरें और पुर्तगाली जहाज जो हिंदुस्तान के तट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि ये तो उस साम्राज्य की शुरुआत थी जिसने अगले 450 साल तक, जी हां 450 सालों तक हिंदुस्तान के इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे एक देश इतने लंबे वक्त तक हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों पर राज कर पाया। चलिए इस 450 साल लंबी कहानी की गुत्थियों को एक एक करके सुलझाते हैं। तो ये है इस पूरी कहानी का एक छोटा सा रोड मैप। हम शुरू करेंगे 1498 से, जब वास्को डी गामा यहाँ पहुंचा, और सफर खत्म होगा 1961 में गोवा की आजादी पर। तो इस पूरे सफर में हर एक अहम मोड़ पर नजर डालेंगे। शुरू करें। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हिम्मत भरे समुद्री सफर से। एक ऐसा सफर जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। ये थी पहली यात्रा, पहला कांटेक्ट। और इस पूरी कहानी का, इस महायात्रा का हीरो कौन था? वास्को डी गामा, एक ऐसा पुर्तगाली एक्सप्लोरर जिसकी जिद ने, जिसके जुनून ने यूरोप से हिंदुस्तान तक का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला। 20 मई 1498, इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, अफ्रीका का पूरा चक्कर काटकर लगभग 10 महीने के तूफानी सफर के बाद वास्को डी गामा के जहाज आखिरकार हिंदुस्तान के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। और पता है, ये पहली बार था जब कोई यूरोपियन समंदर के रास्ते सीधे भारत पहुंचा था। लेकिन हिंदुस्तान में उनका स्वागत थोड़ा मिला जुला था। मतलब एक तरफ तो कालीकट के राजा जमोरिन ने उनका वेलकम किया, उन्हें लगा कि चलो ट्रेड का नया मौका है। पर दूसरी तरफ थे अरब ट्रेडर्स, जिनका मसालों के पूरे बिजनेस पर कब्जा था। उन्होंने तो भाई जमकर विरोध किया। साफ सी बात है, उन्हें अपना धंधा खतरे में दिख रहा था। तो अब कहानी डिस्कवरी से कॉन्क्वेस्ट की तरफ जाती है। अब बात होगी तलवारों की, और शुरू होगा एक साम्राज्य को बनाने का सिलसिला। देखिए, वास्को डी गामा ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन हिंदुस्तान में पुर्तगाली साम्राज्य की असली नींव जिसने रखी, वो था ये आदमी, अल्फांसो डी अल्बुकार्क। और ये सिर्फ कोई एक्सप्लोरर नहीं था, एक बहुत ही शार्प लेकिन उतना ही रूथलेस एम्पायर बिल्डर था। साल था 1510। अल्बुकर्क ने एक ऐसा मूव चला जो गेम चेंजर साबित हुआ। एक भयंकर लड़ाई के बाद उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। और ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, नहीं, ये इंडियन ओशन में उनकी पावर का परमानेंट हेडक्वार्टर्स बन गया। लेकिन गोवा ही क्यों? आखिर गोवा इतना जरूरी क्यों था? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, इसकी लोकेशन वेस्ट कोस्ट पर बिल्कुल परफेक्ट थी। दूसरा, यहां से पूरे इंडियन कोस्टलाइन पर नजर रखना, कंट्रोल करना बहुत आसान था। और तीसरा, ये उनके जहाजों के लिए एक सेफ और सॉलिड पोर्ट था। बस गोवा बन गया उनके साम्राज्य का एपिसेंटर। गोवा को अपना बेस बनाने के बाद अल्बुकर्क रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। कोचीन में तो वो पहले से ही थे। फिर 1511 में उसने मलक्का पर कब्जा किया और 1515 तक पर्शियन गल्फ में हॉर्मुज भी जीत लिया। मतलब एक तरह से उन्होंने इंडियन ओशन के ट्रेड के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर अपना पहरा बिठा दिया। तो इतना सब कुछ जीत तो लिया, लेकिन इतनी पावर को मेंटेन कैसे किया? इसका जवाब है उनके सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जो मसालों के ट्रेड और मजहब, इन 2 पिलर्स पर खड़ा था। उन्होंने एक बड़ा ही क्लेवर पर उतना ही एग्रेसिव सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते थे कार्टा सिस्टम। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का समुद्री हफ्ता या गुंडा टैक्स था। मतलब इंडियन ओशन में अगर किसी भी जहाज को ट्रेड करना है तो पहले पुर्तगालियों से ये लाइसेंस खरीदो, और अगर लाइसेंस नहीं है तो सीधा जहाज पर हमला और सारा माल उनका। और इस मोनोपोली से उन्होंने बेहिसाब दौलत इकट्ठी की। वो मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग से लेकर कॉटन, सिल्क, नील, यहां तक कि अफीम और हीरे जवाहरात का भी बिजनेस करते थे। इमेजिन कीजिए उस वक्त के बाजारों में ये चीजें कैसे चमकती होंगी, बिल्कुल सोने की तरह। लेकिन ये साम्राज्य सिर्फ ट्रेड और पैसे का नहीं था। 1542 में एक नया मोड़ आया, जब सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा पहुंचे, और उनके आने से यहां धार्मिक प्रभाव का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ।
पुर्तगालियों ने यहाँ बहुत गहरे कल्चरल और रिलीजियस बदलाव किए। एक तरफ उन्होंने बड़े बड़े खूबसूरत चर्च बनवाए, स्कूल खोले, अस्पताल बनाए, यहाँ तक कि ब्रेड और विनेगर जैसी नई चीजें भी उन्हीं के साथ आईं। उनका असर आज भी आर्किटेक्चर और लैंग्वेज में दिखता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म बदला गया और कई बार ये जबरदस्ती भी हुआ। कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है, हर साम्राज्य का सूरज कभी ना कभी तो ढलता है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के आखिरी चैप्टर पे। यहां हम देखेंगे साम्राज्य का डिक्लाइन और उसकी लेगेसी। तो इस पुर्तगाली पावर के कमजोर होने के पीछे कई रीजंस थे। सबसे पहले तो नए प्लेयर्स मैदान में आ गए, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। फिर यहाँ की लोकल पावर्स जैसे मराठा और मुगल ने उन्हें लगातार चैलेंज किया। और एक तीसरी और बहुत बड़ी वजह थी पुर्तगाल खुद, एक छोटा सा देश जो करप्शन और मिलिट्री कमजोरी की वजह से अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। धीरे धीरे 17वीं सदी आते आते पुर्तगाली सिर्फ गोवा, दमन और दीप तक ही सिमट कर रह गए। और फिर वक्त आगे बढ़ा और साल आया 1961। हिंदुस्तान आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के 14 साल बाद इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन के जरिए इन इलाकों को आज़ाद कराया गया और इसी के साथ 450 साल लंबे पुर्तगाली राज का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 450 साल का इतिहास आज भी हमारे बीच जिंदा है। अगर हम गोवा को देखें, वहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर, वहाँ के हिस्टोरिक चर्च, वहाँ का खाना जैसे विंदालू, यहाँ तक कि लोगों के सरनेम और भाषा में भी उस पुर्तगाली विरासत की झलक साफ दिखती है। और ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास सिर्फ किताबों में कैद नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ है, हमारी बिल्डिंग्स में, हमारे खाने में, हमारी जुबान में। तो जरा सोचिए, ऐसी और कितनी ही अनकही कहानियां हैं जो आज भी हमारे आसपास, हमारे सामने मौजूद हैं।